अभी पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ उसने बहुत सारी चीज़ें को झारखंड में एक्सपोज कर दिया। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस ज़मीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद तो कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, खतियान के कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है, वो एक क्राइम के अलावा भी बहुत सारे क्राइम हुए हैं, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम, ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में, जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर 252 की बड़ी संख्या में चोरी हुई, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीज़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहाँ थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए, ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज़्यादा का जो संपत्ति था, जिसको अटैच किया था, जिसमें चार्जशीट हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। अभी पूरा ऊँट का निकलना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे ज़मीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे, वो कहाँ गायब थे? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं इनके उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड रूम में डकैती हुई है ना, हमसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के ज़मीनों को हड़पा होगा। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजी 2 कर लूट कर ले गए कि एविडेंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल ज़मीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दें, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी कल ईडी का चार्जशीट के बाद जो न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, उसमें सारे जेएमएम के नेताओं के भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो ईडी का चार्जशीट है वो बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करता है। अब देखिए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2023 है, इन मैटर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और इसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 हेमंत सोरेन जी खुद हैं, जिस केस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। इस केस में आप देखेंगे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आप देखें, इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ तत्कालीन मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि रंजन जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे ज़मीन कब्जा करने का। और कहते ना, जिस ज़मीन की जांच की शुरुआत सेना के ज़मीन के लैंड पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी, उसके देखिए तार कहाँ तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को, उसको एक एडमिसेबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ये मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ CRPC में कहता है, वो चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते, ईडी के कोर्ट में नहीं, माफ कीजिएगा, ईडी के सामने, उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है।
तो हम लौटते हैं वापस जिस तरीके से आए और चैट्स आए। चैट पे इनका कहना था कि इस ज़मीन से इनका कुछ लेना देना नहीं, पर एक एजेंट विनोद भी एक किरदार था इस पूरे केस में, जो जिसके चैट आप हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराता था, डीसी का, एसपी का, तमाम तरह की चीज़ें होती थी। और ये तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि जिन जिन लोगों की उसने पैरवी की थी उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था। ये भी आपको अच्छे से जानकारी में है कि जो एक नक्शा विनोद और हेमंत जी के मोबाइल के बीच ऑफिशियल चैट था, हेमंत जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ईडी के चार्जशीट में यहाँ है, और ना मैं विनोद का कर रहा हूँ, लेकिन ईडी के चार्जशीट का हिस्सा है कि उसमें इस नक्शे का आदान प्रदान हुआ था। यानी ये नक्शा था और इस नक्शे का इलाका जो बताया गया था वो लालू खटाल का एरिया बताया गया था, बड़गाई बरियातू में, और उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी जो ज़मीन बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। तो आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनके तार साफ साफ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आते हैं कि किस तरीके से जो ईडी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपना जो कराया, उसमें बैजनाथ मुंडा और श्यामल पाहन थे जो उस जगह पर रहते थे बतौर केयरटेकर। उन्होंने बयान दिया ईडी के सामने, और आपको पता होगा कि ईडी के सामने जो बयान दिया जाता है वो कैमरे में रिकॉर्डेड होता है और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट गवाह भी होता है। मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 164 के तहत वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2014 से हेमंत सोरेन जी के लिए वो इस जगह की देख रेख कर रहे हैं। एक और केयर टेकर है संतोष मुंडा, उसने ने भी ईडी को बयान देकर कहा है कि मैं 14-15 वर्षों से इस ज़मीन की देखरेख कर रहा हूँ हेमंत सोरेन जी के लिए। और जबकि हेमंत सोरेन कहते हैं कि साहब हमारा तो इस ज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं है साहब। कैसे उनका नाम डालने की साजिश थी ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि हेमंत जी के आदेश पर जो भौतिक सत्यापन किया था तत्कालीन जो अंचल कर्मचारी थे भानु प्रताप, वो उसकी आप साफ देख सकते हैं कि इसी ज़मीन का भौतिक सत्यापन हुआ था। और ये भौतिक सत्यापन उन्होंने किसके आधार पे कहा था, तो जो सीओ मनोज कुमार है, मनोज प्रसाद है शायद उनका, जो सीओ मनोज थे, उन्होंने बयान दिया कि जो उदय शंकर हैं अभिषेक कुमार पिंटू जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभिषेक पिंटू आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के वो प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि उनके आदेश पर ये हुआ। और यही बात नहीं रुकती, अभिषेक पिंटू जी ने भी अपने बयान में कहा कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर ये भौतिक सत्यापन का आदेश कराने के लिए उन्होंने उदय शंकर को कहा था। उदय शंकर ने सीओ को कहा, सीओ ने भानु प्रताप को कहा। उसके बाद जो भौतिक सत्यापन हुआ जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, तो ये तो तार सीधे तौर से सीएमओ से जुड़े हुए हैं। और अब आप इसके बाद देखें कि किस तरीके से ये फाइल जो सीज हुई, जो रेड हुई थी, ये जब फाइल सीज हुई तो किस तरीके से लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्राइम करते समय उनको एहसास नहीं होता कि कानून के कभी लंबे हाथ उन तक पहुंच सकते हैं। तो जो भानु प्रताप के यहाँ से, जो भानु प्रसाद के यहाँ से जो सील हुआ था, उसमें देखिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुंयरी, और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को ज़मीन ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहाँ पे सीएम बड़गाई भुंयरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज़ में लिख कर रखा है सीएमओ भुंयरी। यानी जो कागज़ में जितने चीज़ें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज़ था ये मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि ये कहते हैं, एसएआर कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। एसएआर कोर्ट अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी ज़मीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को ये मामला टेकअप हुआ। साहब बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीज़ें हुई थी, ये रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ गया। एसएआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा था?
और एक ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहाँ है। तो जो इनके कर्मचारी हैं, जिन जो अभी भानु प्रसाद अंचल बड़गाई के कर्मचारी थे, उनके पास से एक पेपर सीज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देखिएगा। इसके शुरुआत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये रैयत का नाम है। ये रैयत का नाम पंजी 2 में इन्होंने खाली छोड़ दिया था, यानी रैयत का नाम भरने की तैयारी थी और इन्होंने कहा हेमंत सोरेन का नाम भरना था। ये सारा ईडी के चार्जशीट पे है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ऐसा अमूमन आप कभी देखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ इस तरह की चीज़ें लंबे समय से हो रही थी। तो जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये बेनामी ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, साहब इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो ज़मीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक्ड है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इसमें करने की कोशिश थी। अब आप देखें कि आनन फानन में इस ज़मीन को लौटाने की भी तैयारी हो गई और लौटा भी दिया गया। अब देखिए, कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि नहीं, उस ज़मीन पर एक राजकुमार पाहन किरदार है जिनका वीडियो अक्सर जेएमएम दिखाती है। राजकुमार पाहन कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ईडी के केस में वो एक अभियुक्त है, आरोपी हैं। उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि ज़मीन मेरे कब्जे में थी। देखिए, जबकि संतोष मुंडा जो है ना, संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके 2 इन्वॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट पे है। एक इन्वॉइस 2017 का है, दूसरा इन्वॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमि का है। यानी राजकुमार पान गलत बोल रहे थे कि ये ज़मीन उनके कब्जे में है। ये ज़मीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था, और एड्रेस भी उसी जगह का दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज्ड हो गए हैं। राजकुमार पान को ज़मीन पर कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। वो कब्जा भी नहीं थे, वो केयर टेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफ़र करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। BMW गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। ऑन कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया। अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी के बाद तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी। उसके उनके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा अरे साहब हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पे स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी BMW गाड़ी में बैठकर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में ये भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाकर, मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही हैं, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये BMW को सेलेक्ट कर रहा है। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी कि गाड़ी को पसंद करने खुद मुख्यमंत्री आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तो कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है। और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये प्रारंभिक चार्जशीट है ईडी का। इसके बाद भी संभवतः वो चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड रूम में डाका डाला गया। अब दोनों के तार जुटते हैं, एक तरफ ईडी चार्जशीट में सारे दस्तावेजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूम में पुलिस पहरे के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद सीसीटीवी खराब हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है और डाका पड़ता है, खतियान को लूटा जाता है, रजिस्टर 2 को लूटा जाता है। यानी ये अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध हो रहा है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी माननीय चंपाई सोरेन जी से फिर आग्रह करते हैं कि साहब आपकी सरकार आज का घरे में है। अगर आप लोगों ने सीबीआई या ईडी के जांच का इस पूरे चोरी में आदेश नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि राज्य सरकार इस घटना को लेकर कोई बहुत आक्रामक नहीं है। रिकॉर्ड रूम में डाका और कितने गरीबों को लूटने देंगे जी।